अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिराज पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इस्माइल, जो कि एक कैनेडियन इमिग्रेशन में बहुत महारत रखते हैं। तो उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि 2022 में 7 से 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए थे। लेकिन बाहर जाना कोई इतनी बुरी बात ही नहीं है। अगर एक जगह पे आपका जरिया मार्च ठीक नहीं चल रहा तो आप बाहर जा सकते हैं और वहां पे जाके देख सकते हैं कि अगर आपका जरिया मार्च वहां पे बेटर चल रहा है। और जो पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज है, वो आजकल पाकिस्तान की बैकबोन है, क्योंकि जो वो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान में, उसी की वजह से अभी तक पाकिस्तान चल रहा है, वरना हम कब के बैंक रफ्त हो चुके होते। तो कैनेडियन इमिग्रेशन पे बात करने के साथ आई हैव विद मी आमिर इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो हम थोड़ा शुरू से आएंगे। आप थोड़ा सा मुझे अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएं। कहाँ पे आप पैदा हुए और क्या पहले कर रहे थे, और व्हेन यू मूव टू कनाडा? राइट, सो पैदाइश पाकिस्तान में कराची में हुई और अर्ली तालीम भी कराची में हमने हासिल की। उसके बाद हम मूव हुए कनाडा काफ़ी अरसा पहले, और फिर वहाँ पर इमिग्रेशन लॉ में तालीम हासिल करके फिर हम रेगुलेटेड कंसल्टेंट के तौर पर लोगों को अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो काफ़ी अरसा दराज से हम इस पेशे से मुंसलिक हैं। 1991 में हमने स्टार्ट लिया था और उसके बाद से अभी तक तो लाइफ में हमने सिर्फ ये काम किया है, हेल्पिंग पीपल इन माइग्रेटिंग टू कनाडा एंड मेनी अदर कंट्रीज एज वेल, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बट कनाडा इज माय फोकस क्योंकि मैं वहाँ रहता भी हूँ। लाइसेंस भी मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से वहीं का है। तो इस तरीके से तो व्हेन यू मूव टू कनाडा? दैट वाज इन अर्ली लेट 1990s में। 30 to 25 years हो गए। Yes, exactly. Okay, so why you moved to Canada? हाँ, एक तो ये कि अच्छा मुल्क है, इमिग्रेंट्स को पजीराई करता है और मौके अच्छे हैं आपके पास। हालात चेंज होते रहते हैं कंट्रीज के। इस वक्त कनाडा में भी थोड़ी मुश्किलात तो हैं लोगों को, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से, तो अगर आपका मवाजना ऐसा है कि मेरी कंट्री में भी बहुत सारे मौके हैं लेकिन कहीं और बेहतर है, तो मुझे कनाडा नजर आया। क्योंकि एक तो फैमिली ओरिएंटेड है, इमिग्रेंट्स का टॉलरेंस वहाँ पर जो है वो ज़्यादा है मुकाबलतन। और भी अच्छी कंट्रीज हैं, यूएस इज अ गुड ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया मैंने सोचा कि कैनेडियन ज़्यादा वेलकमिंग नजर आते हैं, वार्म हैं इमिग्रेंट्स के मामले में। प्लस ये मौके हैं बच्चों की फ्री तालीम, मेडिकल की फैसिलिटीज़ और आपकी अपनी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है। फिर ये कि आखिर में कैनेडियन पासपोर्ट इज अ गुड पासपोर्ट टू हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो उन तमाम चीज़ों को तवाज़न में रख के जो मैंने सोचा कि कौन सा कंट्री इंतखाब किया जाए, तो कनाडा सर फहरिस्त था और उसी का इंतखाब किया फिर हमने। जब हम अभी बढ़ेंगे आगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे क्या हैं और वर्क वीजा क्या होता है, बिजनेस वीजा क्या होता है, लेकिन इससे पहले जो फ्रॉड्स पाकिस्तान में बेचारे पाकिस्तानियों के साथ ही होते हैं जो ज़्यादा, क्योंकि हर गली मोहल्ले में एक कंसल्टेंट तो लाजमी बैठा हुआ है। तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइसेंस कंसल्टेंट एंड अ कंसल्टेंट। हाँ, इसमें ये है कि जो ब्लेम मैं देना चाहता हूँ वो गवर्नमेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को फ्रॉड से बचाएं और रेगुलेट करें प्रोफेशन को। ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि हमारे और दूसरे मसाइल भी हैं, लेकिन ये मसला इतना बड़ा मसला है जिसके बारे में जिसकी जो सीरियसनेस है उसका अंदाजा नहीं हो पा रहा शायद, क्योंकि काफी सारे लोग अपने पैसे गंवाने के बाद खामोश बैठ जाते हैं, इतनी बात नहीं होती, लेकिन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? इसलिए कि आपकी जाने की ख्वाहिश है और आप किसी से रब्ता करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सही तरह से गाइडलाइन दें। अब जो जिससे आप रब्ता करते हैं वो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है कि इस शख्स के जेब से पैसे निकलवाना आसान है क्योंकि इसको तो वो ये तैयार है जाने के लिए, इसको इसका नीड है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास कि अगर हम किसी से रब्ता कर रहे हैं तो खाली खुशी की नवीद सुनने से बात नहीं बन जाएगी कि मैं आपका वीजा करा दूं। आपको ये भी देखना है कि वो बंदा उसके लिए अहल है या नहीं, नॉलेज उसके पास है, उसने बाकायदा इमिग्रेशन लॉ में तालीम हासिल की हुई है और उसका रेगुलेटेड स्टेटस है। रेगुलेटेड से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको ओवरसी करती है कि वो क्या काम कर रहा है, क्या वो लोगों से पैसे सही चार्ज कर रहा है, क्या वो उनको खिदमत दे रहा है टाइम पे या नहीं, और वो उसको लाइसेंस देते हैं। इस मद में उसका एक लाइसेंस नंबर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जो भी शख्स इरादा करता है
बाहर जाने का और कंसल्टेंट से रब्ता करता है तो वो इस कॉन्सेप्ट के साथ करता ही नहीं है कि मैं किसी लाइसेंस कंसल्टेंट से बात करूं। उसके जहन में ये बात होती है कि मुझे कंसल्टेंट चाहिए, इससे कतई नजर कि वो कहाँ पर है। अब अगर आपको कनाडा जाना है और आप बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में किसी से, तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि मुल्क वो है लेकिन बात आप लोकल आदमी से कर रहे हैं, और लोकली कोई लाइसेंसिंग वगैरह नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई तालीम नहीं है। वहां पर आपको, जैसे हम लोग रेगुलेटेड होने की बुनियाद पर एक तो एंट्री का रिक्वायरमेंट है कि आप एंटर होंगे प्रोफेशन में, तो ऐसे नहीं आप एंटर हो जाएंगे कि आज से आप कंसल्टेंट बन जाए। अब यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में किसी ने बस दफ्तर ही खोलना होता है कंसल्टेंट, बिल्कुल फेसबुक पे ऐड लगाना होता है, उसके बाद लोग राब्ते करना शुरू कर देते हैं और फिर वो पैसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा काम कनाडा में नहीं हो सकता। अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट का टाइटल भी यूज करेंगे कनाडा में तो आप जेल में होंगे। क्यों? इसलिए कि आपने वो लवाजमात पूरे नहीं किए जिसकी बुनियाद पे आप अपने आप को इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहलवा सकें। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से आप हो जाए मैं हो जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पर आपकी तो एंट्री बैरियर ये है कि आपने क्वींस यूनिवर्सिटी को नामजद किया है, उसमें इमिग्रेशन लॉ का प्रोग्राम है, आप वो करें। उसके बाद फिर आप एग्जाम दें, फिर उसके बाद आप उसको मेंटेन करें, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें, इंश्योरेंस बाय करें $1 मिलियन का, ट्रस्ट अकाउंट मेंटेन करें। बहुत सारे लवाजमात हैं और ये सब लवाजमात किसके लिए है? ये कंज्यूमर के लिए जो राब्ता करता है आपसे, ताकि आप उसको सही सर्विस दे सकें, आप पे वो रिलाय कर सके कि मैं किसी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस पढ़े लिखे, इमिग्रेशन लॉ में पढ़े लिखे आदमी से रब्ता कर रहा हूँ, और अगर ये इसने मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम की तो मेरे दादरसी हो जाएगी, मुझे कोई रिकोर्स मिलेगा। यहाँ पर अगर आप किसी से रब्ता करेंगे ना तो उसने कनाडा का कभी खुद सफर किया है, ना ही उसने कोई तालीम हासिल की है, तो दूर की बात है, ना लाइसेंसिंग है ना कुछ है, आपकी जो फरियाद है वो सुनने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसा ही होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो क्लेम्स होते हैं ना कि मैं भी लाइसेंस्ड हूँ, ये आपको उसके ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो पता ही है कि आपको कि कोई बंदा लाइसेंस नहीं है यहाँ पर और ऐसे ही काम चल रहा है, लेकिन ऐसे भी हैं खतरनाक किस्म के फ्रॉडिये जो जिनको पता चल गया है कि भाई ये तो लाइसेंस की बातें हो रही हैं, लोगों को पता चलना शुरू हो गया, तो एजेंसियां पकड़ लेते हैं। ओके, ठीक है, जैसे मेरे पास लाइसेंस है तो मुझे कोई अप्रोच करे कि भाई मुझे आप दे दें एक एजेंसी, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। अब फिर आप क्लाइंट समझता है कि ये भी वही लाइसेंस है, चेक करते हैं हम तो नाम किसी और का पीछे निकलता है, चेक करते हैं नाम किसी और का, लाइसेंस नंबर डालें तो पता नहीं कौन से मनमोहन सिंह का नाम नजर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? इसलिए कि वो बंदा खुद लाइसेंस नहीं है। अब वो अपने आप को इमिग्रेशन कंसल्टेंट लिखे, एक्सपर्ट लिखे, बहुत सारी चीजें, तो कंज्यूमर फिर उसके अंदर धोखा भी खा जाता है। और आप एट द एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई एक यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, उसमें नाम किसका डालता है, वो क्या आपसे ब्लैंक साइन करवा रहा है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता कि एक्चुअल कंसल्टेंट बैक पे क्या है। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अगर उसने आपसे ब्लैंक साइन करवाया है या साइन करवाया ही नहीं है, ये किस बला का नाम है, आपने कहा भाई मैंने तो सिर्फ केस दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शख्स आपसे आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अलावा आपने से पूछा आपका लाइसेंस नंबर क्या है, वो उसने लाइसेंस नंबर दिया, आप गए कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट की वेबसाइट पर, आपने वो लाइसेंस नंबर डाला, नाम किसी और का आ गया। अब यहाँ पे भी आपको समझ जाना चाहिए। Exactly. उस वक्त वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि हाँ वो असल में कंसल्टेंट वो है, मैं तो उनका एजेंट हूँ। Exactly. लेकिन आपको शुरू में तो उसने ये तासुर देने की कोशिश की ना, तो अब यहाँ पर है। प्लस यहाँ पे मीडिया के अंदर भी फिर वो आकर के बैठते हैं सारे यहीं के लोकल कंसल्टेंट, अपने आप को बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल लेजिटिमेट हैं। मेरा मशवरा यहाँ पर सबको ये है कि आप एज ए कंज्यूमर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, वो उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में किसी से बात भी करें। क्यों? आपको नुकसान है। अगर वो बंदा अपना नाम भी जाहिर नहीं कर सकता या आपसे झूठ बोल रहा है कि मैं लाइसेंस कंसल्टेंट हूँ, होता वो पाकिस्तान में है, ठीक है ना, या इधर उधर मिडिल ईस्ट में घूम रहा है, कनाडा कभी जाता नहीं है, तो आप बेहतर है कि खुद ही अप्लाई कीजिए। आप फिर पैसे जाया कर रहे हैं। अगर आपने किसी को इन्वॉल्व करना ही है तो जाइए, प्रॉपर तरीके से उसकी ड्यू डिलिजेंस करें और फिर आप कंसीडर करें। और उसमें भी बहुत सारे हैं हमारे पास कनाडा बेस्ड लाइसेंस कंसल्टेंट, जरूरी नहीं का एक ही है, बहुत सारे हैं। आप उनके रिव्यूज देखिए, सब कीजिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से 5 साल के लिए बैन नहीं होना चाहते हैं, रिफ्यूजल करेगी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बाकायदा, केस आपका सही है सबमिट। उनको पता चला कि आपने पैसे दिए हुए हैं किसी शख्स को जो कि लाइसेंस नहीं है,
आपको पेनलाइज करेगी गवर्नमेंट। तो सच अ शेम कि आपको पता भी नहीं था कि मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, मेरा क्या कसूर। और गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब आप तशरीफ ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, आपने मिसरिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और आई होप कि मेरे इस मैसेज से लोगों को थोड़ी सी एजुकेशन मिलेगी और वो एहतियात से काम करेंगे। ओके, थोड़ा सा वीजास के बारे में डिस्कस करते हैं हम। क्या कनाडा स्टूडेंट वीजा ऑफर करता है और उसका प्रोसीजर क्या है? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने कनाडा जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, राइट, तो क्या आपका प्रोसीजर होगा? स्टूडेंट्स तो उनको बहुत चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आते हैं तो यंग होते हैं, पोटेंशियल बहुत होता है, पढ़ाई करते हैं, कैनेडियन तालीम हासिल करते हैं। कैनेडियन तालीम जो उमूमन इमिग्रेंट्स के पास नहीं होती। जब इमिग्रेंट यहाँ से जाता है, जिसने वहां पे जाकर के जॉब करनी है, उसके पास कैनेडियन तालीम नहीं होती, वो जाके वहां पे शायद अपग्रेड कर ले। कि स्टूडेंट जब जाता है तो वो कैनेडियन तालीम हासिल करता है और वो बेसिकली रिकॉग्नाइज ज्यादा होती है। और साथ में वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बन रहा होता, क्योंकि वो अपने पास से उसका इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी डिग्री में, अपने रहने सहने में, अकोमोडेशन वगैरह, तो पैसे लेके आता है। तो एक तो पैसा भी इंजेक्ट हो रहा है वहां पे, और ये एक बंदा जो प्रिपेयर हो रहा है फ्यूचर इमिग्रेंट के तौर पर, तो उनको फायदे। इसी वजह से दूसरी कंट्रीज की तरह, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया की तरह कनाडा भी स्टूडेंट्स को लेता है। तरीकेकार सिंपल है। इन शॉर्ट, आपने एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए अगर आपके पास उस एडमिशन में दाखिले के लिए, उस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, कॉलेज में तालीमी मेयार है, फॉर एग्जाम्पल वो चाहते हैं 75% होना चाहिए, 70%, वो उस तालीम को अफोर्ड करने के लिए ट्यूशन फी और अकोमोडेशन के लिए पैसे भी हैं, फाइनेंसेस मौजूद हैं। जब वो हो जाएगा एडमिशन, तो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे आप। उसमें वो ये देखना चाहेगा वीजा ऑफिसर कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। उससे मुराद ये है कि आपकी पढ़ने का जो इरादा है वो आपकी करियर ग्रोथ और प्रोग्रेस से मुताबिकत रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख्वाहिश कनाडा आने की है। जहां पर उसको ये डाउट होता है कि पढ़ने वढ़ने का इरादा नहीं है इनका, उनका इरादा ये है कि किसी तरह से हम दाखिल हो जाएं, तो वहां पर रिफ्यूजल हो सकता है। तो एक वाज़े प्लान है आपके पास स्टडी का, और इस स्टडी से आप कैसे मुस्तफीज होंगे अपने मुल्क जाकर के या कनाडा से बाहर जाकर। ठीक है, कनाडा आपको मौका देता है कि आप इमिग्रेंट भी हो जाएं लेटर, लेकिन इस स्टेज पे आपको ये बावर कराना है इसको कि मुझे बाहर मौके ज्यादा मिलेंगे इस कैनेडियन तालीम से। मुझे क्या फायदा होने वाला है, और मेरी वो क्या चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं वापस चला जाऊंगा अपने मुल्क। जब आप ये तमाम चीजों को एड्रेस कर लेते हैं दाखिला लेने के बाद, तो फिर आपको स्टडी वीजा मिल जाता है। देन यू कैन प्रोसीड टू कनाडा। अच्छा, आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है, उसने स्टडी करनी है कनाडा में, लेकिन वो अपने माँ बाप को भी साथ लेके जाना चाहता है, अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेके जाना चाहता है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? क्या कनाडा अलाउ करता है कि आप अपनी फैमिली को लेके जाएं बाहर? राइट, सो कनाडा आपकी, जैसे आप शादीशुदा हैं तो आपकी स्पाउस और बच्चों को अलाउ कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है इस नए रिफॉर्म से, जो नया रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इशू किया है, रिलीज किया है रिसेंटली, उसके हिसाब से पहले वो हर स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट की स्पाउस को और बच्चों को अलाउ कर देते थे। अब उनको अंदाजा ये हुआ है कि हमें इसको चेंज करके बेहतर रिफाइन करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 2 years। 2 साल के लिए उन्होंने ये पॉलिसी नामजद की है कि ओनली मास्टर्स डिग्री में जो पढ़ना चाहते हैं और पीएचडी में जो पढ़ना चाहते हैं, वो अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने साथ ला सकते हैं, और बच्चों को भी। जो लोग बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं और डिप्लोमा, उनको फिलहाल अलाउड नहीं है। पहले था, अब से कपल ऑफ मंथ्स अगो, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा दोबारा। लेकिन वो अलाउड है, और जब आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ आते हैं तो उनको वो एक अदद परमिट देते हैं जिसको कहते हैं ओपन वर्क परमिट, which allows the accompanying spouse to work in Canada for any employer। इसी तरह बच्चे 12th ग्रेड तक फ्री पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप 20 घंटा आपको इजाजत होती है कि आप भी काम कर सकें। तो माँ बाप को वो अलबत्ता अलाउ नहीं करते हैं। इस बुनियाद पे माँ बाप को वो स्पॉन्सर करने का आपके पास चॉइस होता है कि जब आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं और 3 साल के टैक्सेस दे देते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू स्पॉन्सर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए बहरहाल एक अदद सुपर वीजा भी उन्होंने रखा हुआ है कि अगर आपको भी 3 साल नहीं हुए और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पेरेंट्स आ जाएं, तो सुपर वीजा भी एक कैटेगरी है। बट यस, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर स्पाउसेस एंड देयर चिल्ड्रन।
बिजनेस वीजा पे आप थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर किसी बंदे का यहाँ पे सही बिजनेस, पाकिस्तान में उसने अपना सही बिजनेस खड़ा किया है और अब वो एक्सपेंड करना चाह रहा है अपना बिजनेस, तो कनाडा में क्या प्रोसीजर होगा कि अगर उसने कनाडा में अपना बिजनेस लॉन्च किया? राइट, सो बिजनेसमैन हजरात के लिए वो देखना चाहते हैं कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आप एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हैं जिसने मेहनत करके अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है। अब आपकी ख्वाहिश ये है कि आप उस बिजनेस को एक्सपेंड करें या एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करें। तो एज ए बिजनेसमैन ये मौके आपके पास हैं कि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर लें, किसी चलते हुए बिजनेस को बाय कर लें, उसमें शेयर्स ले लें या कोई फ्रेंचाइज ले लें। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट अलबत्ता उन्होंने रखी होती है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिग्निफिकेंट बेनिफिट करेंगे कैनेडियन इकोनॉमी को बाय वे ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स इन कनाडा, बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। तो मिनिमम मैं समझता हूं कि आपको कम से कम $2 लाख का फिगर रखना चाहिए कि $2 लाख या उससे ऊपर, डिपेंडिंग कि कौन से रीजन में आप जाना चाहते हैं, आपको इन्वेस्ट करना होता है अपने ही बिजनेस के अंदर। और उस बुनियाद पे ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपना बिजनेस प्लान वाजे करेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो बिजनेस प्लान आपके अपने बिजनेस एक्सपीरियंस से मुताबिकत रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम कुछ करते हैं और प्रपोजल कुछ और कर रहे हैं, तो जो जितना भी वायबल होगा फिर भी हो सकता है ऑफिसर कहे कि शायद ये आप बिजनेस परसू ना कर पाए। There is a category, just quickly to touch base upon, startup visa category that is for businessmen or anyone else who has an innovative business idea. उसमें भी आप फिगर इतना ही रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, लेकिन उसमें ये आसानी है आपको कि अगर आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं तो भी आपको कंसीडर किया जा सकता है इस बुनियाद पर कि आपका आइडिया इनोवेटिव है और वो यूनिक है और उससे सिग्निफिकेंट बेनिफिट कनाडा को होगा, तो उसमें भी आप बिजनेस प्लान पेश करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट बिजनेस पीपल, दे वर इवन स्टूडेंट्स एंड दे पुट फॉरवर्ड ए स्टार्टअप idea which was accepted by the designated business organization and then they were allowed. वर्क वीजा पे बात करते हैं थोड़ी सी कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। वर्क वीजा अगर कोई काम करना चाह रहा है बाहर कनाडा में, देखिए अगर आपको काम करना है कनाडा में तो हमेशा आपको पहले एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके एम्प्लॉयर को इशू होता है जो कनाडा में है। एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर वो LMIA डालता है कि मुझे ये शख्स चाहिए, इसके पास ये क्वालिटीज हैं, ये खुसूसियात हैं और इसकी मुझे जरूरत है। और वो ये भी साबित करता है कि मैंने कनाडा में जो सिटीजन्स हैं कैनेडियन उनको परख लिया है, मुझे कोई मुनासिब शख्स नहीं मिल रहा है इस सिलसिले में। तो अगर तो लेबर डिपार्टमेंट कनाडा का कन्विंस हो जाता है कि आप सही कह रहे हैं, आपको नहीं मिल पाया आपकी बारहा कोशिशों के बावजूद, तो अब आपको चाहिए कि आप हायर कर लें बंदा बाहर से। तो उस लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट को यूज करते हुए एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट पर बुला सकता है। आप वर्क परमिट एप्लीकेशन डाल देते हैं। कुछ वर्क परमिट्स ऐसे हैं जिसमें लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो कदरे आसान है, क्योंकि अगर आपको LMIA चाहिए तो आपको पहले एम्प्लॉयर चाहिए। यहाँ पर काफी सारे लोग बेवकूफ बनते हैं, काफी सारे लोगों को इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अप्रोच करते हैं एम्प्लॉयर्स को तो क्योंकि लीगली एम्प्लॉयर्स पे लाजिम है वो कैनेडियंस को हायर करे, तो अमूमन वो जवाब नहीं देते या वो कोशिश करने के बावजूद इतनी सारी पेपर वर्क में जाना नहीं चाहते। तो जब कामयाबी नहीं होती तो यहाँ पर ये सारे फ्रॉड्स पिक्चर में आ जाते हैं कि मैं आपको जॉब करा के दूंगा, उसमें उन्होंने एम्प्लॉयर को साथ में लाया हुआ होता है, 30, 40, 50 हजार डॉलर आपसे लेते हैं और जॉब अरेंज करते हैं। और लोग समझते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इवन यहाँ पर भी जॉब लेने के लिए अक्सर लोग राजी होते हैं पैसे देने के लिए। तो सोचते हैं कि शायद ये तरीक़ेकार यही है, ये पैसे वो पैसे लिए ही नहीं जा सकते लीगली, इसलिए कि वो अलाउड ही नहीं है। कोई भी शख्स आपसे पैसे मांगता है इस सिलसिले में तो आपको उससे बिल्कुल डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पता चला कि आपने पैसे दिए तो आपको डिपोर्ट ही करेगी, और होते हैं लोग डिपोर्ट बारहा। तो आपको ये ख्याल रखना है। तो LMIA अगर आपको मिलता है पॉजिटिव, एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दी, जेन्युइन जॉब है, आप उसके मैार पे पूरा उतरते हैं, उसने प्रूव कर दिया कि कोई नहीं कैनेडियन, मुझे दे दें, आप आ जाएंगे। कुछ LMIA जैसे मैं पहले कह रहा था वो एग्जेम्प्ट होते हैं, वर्क परमिट एग्जेम्प्ट होते हैं LMIA से। उसमें अगर आप एक सीनियर मैनेजर हैं और आप कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में आएंगे तो एग्जेम्प्ट हो सकता है, डिपेंडिंग आपकी पोजीशन अगर अच्छी है, कॉम्पनसेशन आपको दी जा रही है उसी मैार की। इसी तरीके से
ओपन वर्क परमिट स्पाउस के लिए होता है, अगर आप स्टूडेंट के साथ जा रहे हैं तो LMI एग्जेम्प्ट है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर ही होता है, यानी दो कंपनीज हैं, कैनेडियन कंपनी है और पाकिस्तान में उसका ब्रांच है या कोई सब्सिडरी है, वहां से एम्प्लॉय आप ले आना चाहते हैं अपने कैनेडियन में, तो वो LMI एग्जेम्प्ट है। या आप एक बिजनेसमैन है या सीनियर मैनेजर हैं, आप बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं कनाडा में और आप कहते हैं कि मुझे वर्क परमिट पे आने दिया जाए, मैं एज ए CEO ऑफ द कंपनी आना चाहता हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे आप अलाउ करें ताकि मैं यहाँ पे वर्क करूं, वो भी LMI एग्जेम्प्ट है। तो इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे भी आपको LMI एग्जेम्प्ट वर्क परमिट मिल सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि ब्लू पासपोर्ट अगर मुझे चाहिए तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हैं ब्लू पासपोर्ट के लिए? कनाडा के हवाले से और बहुत सारी कंट्रीज के हवाले से जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आपको पासपोर्ट डायरेक्ट नहीं दिया जाता। बिल्कुल, हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में डील करते हैं जिसमें डायरेक्ट पासपोर्ट भी होता है, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज हैं, पैसे दे दें पासपोर्ट ले लें, टर्की है पैसे दे दें पासपोर्ट दे दें। तो कुछ लोगों की तरजीह ये होती है कि हमें बस पैसे लेकर हमें पासपोर्ट दे दें ताकि हमारे ट्रैवल आसान हो जाए। कनाडा की जब बात करें तो हमेशा किसी भी कैटेगरी में आप आए, पहले आप परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं। परमानेंट रेजिडेंट यानी आप मुस्तकिल सुकूनत करते हैं और उसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कयाम करने के लिए कनाडा की, वो है 3 साल। 3 साल अगर आप रहेंगे पिछले 5 सालों में, तो आप सिटीजनशिप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और सिटीजनशिप एप्लीकेशन का अपना प्रोसेसिंग टाइम होता है, फिर आप ओथ लेते हैं, टेस्ट देते हैं सिटीजनशिप का और आपको सिटीजनशिप ग्रांट हो जाती है। जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें आपको पता चला कि कैनेडियन इमिग्रेशन आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, और अगर आप और मालूमात के बारे में लेना चाहते हैं तो मैं सर के लिंक्डइन का प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बहुत सारी कनाडा के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब्दुल्ला कमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह।